नमस्कार। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत वर्तमान में हम अरस्तू का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में इस बात पर भी विचार किया है कि विभिन्न प्रकार के राज्यों में किन कारणों से स्थापित शासन के विरुद्ध क्रांति होती है और उनका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अरस्तू ने क्रांति के आर्थिक कारणों पर विचार नहीं किया है। उसके अनुसार क्रांति का कारण सदैव राजनीतिक अत्याचार है। अरस्तू ने एक प्रसिद्ध कथन भी कहा है कि राजद्रोह का कारण सदैव ही असमानता में पाया जाता है। अरस्तू के अनुसार क्रांति संबंधी धारणा आज की क्रांति की धारणा से भिन्न है। आज क्रांति का अर्थ है राज्य में जनता अथवा उसके एक भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह करके शासन में परिवर्तन लाना, परंतु अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। दूसरे शब्दों में कहें तो अरस्तू के अनुसार संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होना क्रांति है। अरस्तू ने क्रांति का अर्थ रक्तपात से किए गए परिवर्तन से नहीं लिया है। इसलिए अरस्तू द्वारा बताई गई क्रांतियों की तुलना आज की क्रांतियों जैसे फ्रांस, रूस या चीन की क्रांति से करना समीचीन नहीं है। अरस्तू की क्रांति का अर्थ तो शासन या संविधान में परिवर्तन मात्र है। अरस्तू का विचार है कि क्रांति मस्तिष्क में ही उपजती है, किसी बाह्य कारण से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। क्रांतिकारी का ध्येय समाज में लाभ एवं सम्मान प्राप्त करना होता है। जब जब किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को तंग या परेशान किया जाता है या कुछ महत्वाकांक्षी पुरुष समाज में अपना सम्मान व लाभ कमाना चाहते हैं, तभी क्रांति जन्म लेती है। समाज में राज्य क्रांति को अरस्तू ने एक ऐसी महान समस्या बताया है जो दैनिक सामाजिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करती है। राज्य का स्वरूप बदले जाने या सरकार बदले जाने या सत्ता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाने को ही अरस्तू ने क्रांति का नाम दिया है। अरस्तू ने क्रांतियों के कुछ प्रकार भी बताए हैं, जैसे आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति, और जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाए तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। अरस्तू के अनुसार रक्तपूर्ण तथा रक्तहीन क्रांति भी क्रांति के प्रकार हैं। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तू ने रक्तहीन क्रांति कहा है। अरस्तू के अनुसार व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत भी क्रांति के प्रकार हैं। अरस्तू के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहते हैं, और जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अरस्तू ने अवैयक्तिक या गैर वैयक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। अरस्तू ने वर्ग विशेष के विरुद्ध भी क्रांति का एक स्वरूप बताया है। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। अरस्तू ने वाग्वीरों की क्रांति का भी एक रूप बताया है, जिसके अंतर्गत जब किसी राज्य में कुछ करिश्माई नेता अथवा वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दें तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है।
अरस्तु ने क्रांति के भी कुछ उद्देश्य बताए हैं, जिसके अनुसार प्रचलित संविधान के स्थान पर अन्य संविधान की स्थापना करना क्रांति का उद्देश्य है, जैसे राजतंत्र को हटाकर कुलीन तंत्र की स्थापना करना। अरस्तु के अनुसार प्रचलित संविधान में ही शासक वर्ग के व्यक्तियों को बदल देना भी क्रांति का उद्देश्य होता है, जैसे पुराने राज्य के स्थान पर नए राज्य की नियुक्ति करना। अरस्तु ने प्रचलित संविधान में गुणात्मक परिवर्तन करने को भी क्रांति का उद्देश्य बताया है, जैसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र बनाना। इसके अतिरिक्त प्रचलित संविधान में रहते हुए ही किसी नए पद की स्थापना अथवा पुराने पद को समाप्त करना भी क्रांति का उद्देश्य अरस्तु द्वारा बताया गया है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को दो भागों में बांटा है, जिसमें उसने कुछ कारणों को सामान्य कारण कहा है, जबकि कुछ कारणों को विशिष्ट माना है। क्रांति के सामान्य कारणों के अंतर्गत अरस्तु ने कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया है, जैसे अन्याय की भावना क्रांति का सर्वोच्च कारण है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्रांति का यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है और अरस्तु का अन्याय से तात्पर्य है जनता में न्याय एवं असमानताओं का दुरुपयोग। समाज में जब कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लिए ही न्याय एवं समानता का प्रयोग किया जाने लगता है, तब क्रांति के अंकुर पनपने लगते हैं और धीरे धीरे राज्य क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। शासक वर्ग में आपसी कलह को भी अरस्तु ने क्रांति का कारण बताया है। उसके अनुसार कई बार ऐसा होता है कि सत्ताधारी वर्ग में से विरोध रखने वाले दो या अधिक गुटों का मनमुटाव सामने आता है और ऐसी परिस्थिति में क्रांति का कारण समझ में आता है। बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यकों के प्रति असंतुष्टि भी क्रांति का कारण बताया है। राज्य में जब किसी वर्ग विशेष का पलड़ा भारी हो जाता है, तब दूसरे वर्गों या वर्ग के लोग उस वर्ग की महत्ता का उन्मूलन करने के लिए सक्रिय क्रांति कर देते हैं। अरस्तु के अनुसार जब एक लोकतंत्र में निर्धनों की संख्या बढ़ जाती है और उन्हें अभाव में अपमान रहकर भुगतने और सहने पड़ते हैं, तो लोग शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लेते हैं। कुलीन तंत्रात्मक शासन भी क्रांति का एक कारण है। अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के शासन में राज्य क्रांति का पनपना बहुत ही स्वाभाविक माना जाता है। सत्तारूढ़ दल पदहीन वर्ग को घृणा व तिरस्कार की दृष्टि से देखता है और अपमानजनक व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह अवश्यंभावी हो जाता है। जनता की स्वार्थपरकता भी क्रांति का सामान्य कारण है। बहुधा महत्वाकांक्षी पद लाभ की आशा में डूबे अपराधी, तिरस्कृत, संपत्ति लोलुप और दंड व दंडित होने से बचने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी शासन को उलटने का षड्यंत्र रच डालते हैं। इस प्रकार की क्रांति में न्याय एवं कल्याण की भावना नहीं होती और लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने व लूटने की जघन्य क्रियाएं करते हैं। शासितों में शासक वर्ग के प्रति निम्नता का भाव भी क्रांति का कारण है। शासित वर्ग के हृदय में जब यह बात बैठ जाए कि शासक वर्ग उनसे निकृष्ट कोटि का है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अपने को कुलीन और योग्य समझता है, इस प्रकार की भावनाएं मानव में क्रांति के बीज बो देती हैं। शासित वर्ग में विभिन्न जातियों का होना भी क्रांति का कारण है। एक राज्य में जब अनेक प्रकार की भिन्न मतावलंबी जातियां होती हैं, तो स्वाभाविक ही उनमें अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं और ये मतभेद कभी कभी इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि हिंसक रूप ले लेते हैं और ऐसी परिस्थिति में शासक की दशा बड़ी शोचनीय हो जाती है। परिणाम स्वरूप शासन तंत्र ढीला होने लगता है और बाद में कभी कभी बहुसंख्यक और कभी कभी एकाध वर्ग क्रांति कर देता है। शासन की भूलें भी क्रांति का सामान्य कारण हैं। शासन की छोटी छोटी भूलें, जैसे कुछ मामलों में उपेक्षा आदि, राज्य को जनता को क्रांति के दरवाजे पर ला खड़ा करती हैं और शासक वर्ग सरकारी कार्यालयों को छोड़ भागते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने कुछ अन्य सामान्य कारणों को भी रेखांकित किया है। अरस्तु के अनुसार
क्रांति के सदैव उपयुक्त कारण ही नहीं होते। कुछ सामाजिक कारण, जनता का किसी घटना विशेष से प्रभावित होना, राज्यों की भौगोलिक स्थिति व अन्य कई कारण हैं जो कभी कभी उभर कर सामने आ सकते हैं। लोकतंत्र के भ्रष्ट रूप और जनतंत्र के अत्यधिक विकसित रूप में जनता निश्चय ही क्रांति कर देती है। भ्रष्ट शासन तंत्रों में कभी भी क्रांति हो सकती है। योग्य शासकों में सैद्धांतिक मतभेद के परिणाम स्वरूप सक्रिय असहयोग प्रकट होता है। ऐसे समय में सैनिक क्रांति मंच पर प्रकट होती है। स्वेच्छाचारी राजतंत्र और निरंकुश राजाओं के शासन क्रांतियों को अधिक मात्रा में जन्म देते हैं। अरस्तु ने विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्रांति के कुछ विशिष्ट कारण भी इंगित किए हैं। जैसे उसके अनुसार समूह तंत्र में क्रांति के कारण पर प्रकाश डालते हुए अरस्तु कहता है कि इसमें क्रांति का मुख्य कारण नेताओं का अस्तित्व है। ये लोग अपनी सस्ती नेतागिरी को बनाए रखने के लिए अनाप शनाप भाषण देते हैं। ये लोग अपने भाषणों के द्वारा जनता को धनिकों के प्रति भड़काते रहते हैं। जब धनिक अपनी निंदा से थक जाते हैं तो वे इनके प्रति विद्रोह कर क्रांति लाते हैं। धनिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण शासक वर्ग में पारस्परिक द्वेष व संघर्ष और शासकों का आम जनता के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार अरस्तु द्वारा माना गया है। निरंकुश प्रजातंत्र के अंतर्गत अरस्तु का विचार है कि जब राजतंत्र का रूप विकृत हो जाता है, अर्थात शासक जनहित को भूलकर स्वार्थी हो जाते हैं और उनका शासन निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, तो उसमें क्रांति के बीज स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि जनता उसके अत्याचारों व अपमानजनक व्यवहार के कारण उनसे घृणा करने लगती है। इसी प्रकार अरस्तु ने कुलीन तंत्र में क्रांति के कुछ कारण बताए हैं, जैसे शासकों में मतभेद, शासक वर्ग द्वारा जनता की उपेक्षा, शासक वर्ग के द्वारा अन्याय के मार्ग पर चलना, शासक वर्ग द्वारा अपनी श्रेष्ठता व सम्मान तथा स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुमत के हितों की उपेक्षा करना।